हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम भारतीय कृषि के इतिहास का वर्णन करेंगे। साथ ही हम अंग्रेजों द्वारा लागू की गई सबसे प्रमुख नीति स्थायी बंदोबस्त के बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम भारतीय कृषि के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भारतीय इतिहास में किसी भी विजेता ने भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन को इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी विजेताओं ने किया। अंग्रेजों से पूर्व जितने भी विजेता भारत में आए, उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित तो किया, परंतु वे सामाजिक और विशेषतः आर्थिक जीवन में कोई भी मूलभूत परिवर्तन नहीं ला सके। भारत के परंपरागत आर्थिक ढांचे को सामाजिक और आर्थिक परस्पर निर्भरता के ढांचे को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। वे यहाँ आक्रामक बनकर आए और यहीं के ढांचे में स्वयं को ढालने लगे। हमारे सांस्कृतिक जीवन को गहराई तक वो कभी प्रभावित ही नहीं कर सके। लेकिन अंग्रेज पहले ऐसे विजेता थे जिन्होंने भारतीय समाज के परंपरागत आर्थिक सामाजिक ढांचों को न सिर्फ तोड़ा बल्कि उसे तबाह करके कोई अच्छा सा ढांचा भी नहीं दे पाए। अंग्रेज अपने देश में सामंती व्यवस्था को समाप्त करके नई पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित कर चुके थे और इसी के अनुरूप उन्होंने भारतीय सामंती पद्धति का भी रूपांतरण प्रारंभ कर दिया। अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी ढांचे का भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ, कौन से परिवर्तन थे जो कृषि क्षेत्र में अंग्रेजों के आने पर हुए, वे कौन सी नीतियां थीं जिनके आधार पर कृषि व्यवस्था को बदला गया, इन सब का अध्ययन करने से पहले हम देखेंगे कि भारतीय कृषि व्यवस्था का प्राचीन परंपरागत रूप क्या था। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक संतुलित व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के दो पहलू थे, पहला कृषि और हस्तकला, दूसरा कुटीर उद्योग। कृषि और हस्तकला दोनों ही अर्थव्यवस्था के आधार पर थे। भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। इस समय तक भारत का आधुनिकीकरण भी नहीं हुआ था। संपूर्ण समाज एक ग्रामीण व्यवस्था पर ही निर्भर था। समाज की संपूर्ण आवश्यकता गांव की व्यवस्था से ही पूर्ण हो जाती थी। कृषक अनाज पैदा करता और कुटीर उद्योग आवश्यकताओं की अन्य वस्तुएं उत्पादित करता। यह उत्पादन ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप होता था। इसके अलावा इस समय शहरी जीवन की अपनी अलग विशेषताएं थी। उनका अपना अलग ढांचा था। राजघराने, बड़े सामंतों और जमींदारों की विलासिता के अनुसार ही शहरों में उत्पादन होता था। अतः शहर उच्चतर हस्तकला उद्योग के केंद्र थे। यही कारण है कि शहरी उत्पादन व्यापक व्यापारिक स्तर पर उत्पादित नहीं कर सकते थे। शहरी उत्पादन की कीमत राजाओं, जमींदारों के माध्यम से होकर आती थी, जो कि ग्रामीण जनता के कर के रूप में संग्रहित होती थी। ग्रामीण और शहरी व्यवस्था के बीच कोई संबंध नहीं बन सका, इसलिए ये दोनों ही स्वतंत्र सत्ता बनी रही। अब हम जानेंगे कि अंग्रेजों से पहले राजा कैसे कर लिया करते थे और उनकी क्या नीतियाँ होती थी। ब्रिटिश साम्राज्य से पहले भारत में यह परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक अंश राजा को दिया जाता था, जिसे किसान संयुक्त रूप से मिलकर या फिर गांव का एक समुदाय देता था। इसे नजराने के नाम से जाना जाता था। इसी नजराने को कर के रूप में भी जाना जाता है। जो हिस्सा नजराने के रूप में दिया जाता था वह हिस्सा उपज के आधार पर निर्धारित होता था। उपज यदि कम होती तो नजराना भी उसी अनुपात में कम हो जाता और यदि उपज बढ़ती तो नजराना भी अपने आप ही बढ़ जाता। कभी कभी तो जब अकाल, सूखा, बाढ़ के समय में संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती तो नजराना माफ भी कर दिया जाता था। अंग्रेजों ने इस परंपरा को खत्म कर दिया और माल गुजारी के रूप में एक निश्चित क्रम लेना प्रारंभ कर दिया। यह राशि जमीन के हिसाब पर तय कर दी जाती और वर्ष में फसल कम हो या ज्यादा एक निर्धारित राशि देनी ही पड़ती थी। अधिकांशतः यह माल गुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई गई थी। ये लोग या तो स्वयं खेती करते या फिर सरकार द्वारा नियुक्त जमींदार होते। अब किसान सीधे राज्य या राज्य द्वारा नियुक्त जमींदारों का काश्तकार बन गया था। माल गुजारी निर्धारित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियाँ अपनाई गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान निर्धारण करने के लिए पहली नीति जो अपनाई गई थी वह थी स्थायी बंदोबस्त। 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और अवध की दीवानी प्राप्त करने के बाद नवाब और अंग्रेजों के दोहरे शासन के कारण कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। इस समय वॉरेन हस्टिंगटन द्वारा प्रचलित भू राजस्व प्रणाली भी असफल रही, क्योंकि जमींदार अधिक बोली लगाकर भूमि पर अपना अधिकार कर लेते और फिर जमींदार किसानों का शोषण करते थे, जिस कारण कॉर्नवालिस को बंगाल का जनरल गवर्नर बनाकर आदेश के साथ भेजा गया कि भारत में भू राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करें। कॉर्नवालिस ने लगान व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए सर जॉन शोर के निर्देशन में एक जांच का आदेश दिया।
सर जॉन शॉ ने स्थायी भू राजस्व व्यवस्था जमींदारों से करने का आग्रह किया। सर जॉन शॉ ने जमींदारों से 10 वर्ष तक अनुबंधन कर भू राजस्व भूमि को किराए पर देने की सिफारिश की, जिसके बाद कॉर्नवालिस ने शॉ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की और कंपनी सरकार ने बंगाल के जमींदारों को ही भूस्वामी मानते हुए भू राजस्व की यह व्यवस्था जमींदारों के साथ कर ली। 10 फरवरी 1990 की यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू कर दी गई। कॉर्नवालिस ने यह स्थायी बंदोबस्त बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी के बनारस, उत्तरी कर्नाटक और बाद में मद्रास के कुछ हिस्सों में भी लागू कर दी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की लगभग 90% भूमि आती थी। इसे लागू करते समय भूमि की पैमाइश भी नहीं की गई। इस व्यवस्था के द्वारा सन 1790 से 91 में किए गए राजस्व संग्रह लगभग 26,80,000 रुपये के आधार पर मानकर ही लगान निश्चित कर दी गई। अब हम जान लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त का अर्थ क्या था। राजा किसानों से कर वसूलने के लिए जिन जमींदारों को नियुक्त करता था, जमींदार भी राजा के कहे अनुसार कर वसूल कर राजा को देते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अब उन जमींदारों को ही किसानों की जमीनों का 10 साल तक मालिक बना दिया था। जमींदार अपने अनुसार कर वसूल करते थे और किसानों का शोषण करते थे, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में भूमि के उपज के 3 भागीदार बनाए गए। पहला सरकार, दूसरा जमींदार और तीसरा कृषक। इसमें प्रथम 2 भागीदारों की आय 4.25 करोड़ रुपए वार्षिक आय रखी गई, जिसमें से लगभग 89% भाग तो सरकार का था और मात्र 11% भाग जमींदारों के पास रहता, जिस कारण ज्यादा पैसा कमाने की लालसा में जमींदार किसानों का शोषण करते चले गए और इसी के साथ किसानों के पास अपनी पूर्वजों की भूमि भी नहीं रही। इस स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के मुख्य 2 कारण माने जाते हैं। पहला कारण था कंपनी सरकार की आय निश्चित करना चाहती थी। इसके अलावा एक दूरगामी लक्ष्य भी था कि अंग्रेज समाज में एक ऐसा आधार तैयार करना चाहते थे जो पूरी तरह अंग्रेजों की तरफ हो और जमींदारों के रूप में उन्हें वो नया वर्ग मिल ही गया। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त की नीति। अब अगली वीडियो में हम रियतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आई होप कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।